अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने अटेम्प्ट करना है। और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। समटाइम्स इसको आउटर प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। अ, बेटा वो कहता है दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट लें और उसके नतीजे में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका जो आंसर है, जो जो फिजिकल क्वांटिटी न्यू बनेगी, वो वेक्टर क्वांटिटी और रिजल्टेंट। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर विच इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन हैट। आप देखें यहाँ पे ए और बी को उसने बोल्ड किया हुआ है, लेकिन जब हम इसको राइटिंग में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए क्रॉस बी, और इस एंड में हमारे पास क्या आएंगे, एरोस, विच इज इक्वल ए बी साइन थीटा एन हैट। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे ए क्या है। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये जो बी है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और ये जो थीटा है, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब ये पॉइंट हमें ऑलरेडी क्लियर है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एक्चुअली उनकी टेल्स को ज्वाइन करके लिया जाता है। एन हैट हमारे लिए नई चीज है बेटा। एन हैट एक्चुअली यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बेटा एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन होती है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन एंड it is used to represent the direction ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए, अब देखें, मुझे पता है जब मैं किसी वेक्टर को एन हेड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्चुअली यही था ना, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, और इसको जब एन हेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एन हेड का तो मैग्नीट्यूड ही वन है। हमने यही कहा, एन हेड यूनिट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। जब आप किसी चीज को वन से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है और एन हेड डायरेक्शन वाला पोर्शन है। तो इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिग्निफिकेंट ये है यूनिट वेक्टर की। दूसरा, इस यूनिट वेक्टर से मुझे डायरेक्शन भी वेक्टर की पता चल जाएगी कि वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। एक वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। इस यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस ये है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन होता है। तो जब ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। लेकिन फायदा मुझे क्या हो जाता है, मुझे ये फायदा हो जाता है कि मुझे उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है फोर। मैं चाहता हूं कि मैंने रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस में है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? मैं इसके साथ लिख दूंगा फोर आई हैट। अभी आई हैट मैंने क्यों यूज किया, या आई कैप क्यों यूज किया? आई हैट इज अ यूनिट वेक्टर। अब जब वेक्टर के साथ आई लग गया तो इसने मुझे बता दिया ये एक वेक्टर है जो अलोंग एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है। इसी तरह एक मेरे पास वेक्टर है फाइव जे हैट। अब ये जे हैट रिप्रेजेंट होता है वाई एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इससे मुझे ये पता चल गया वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइव है और किस डायरेक्शन में है, अलोंग वाई एक्सिस पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर उसके साथ लगाओ के हैट, तो ये वेक्टर होता है अलोंग जी एक्सिस। इससे मुझे
ये पता चल गया कि इसकी मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन क्या है। अब जब के हेड का मैग्नीट्यूड में सिर्फ कंसीडर करूंगा तो वो तो 1 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को छेड़ता नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड वही रहती है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो मुझे पता चल जाता है। अब सेम यहाँ पे ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन हेड हो गया। तो एन हेड से मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी, लेकिन इस एन हेड ने इस मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का। अब ए क्रॉस बी इक्वल आ गया ए बी साइन थीटा एन हेड, और ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा, एक्चुअली इसके नतीजे में मुझे एक वेक्टर मिलने वाला है। दैट इज वाई उसने यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखी तो उसने लिखा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वेक्टर है, जिसको डिफाइन किया जाता है ए बी साइन थीटा एन हेड से। और एन हेड के बारे में उसने कहा इज अ यूनिट वेक्टर। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस एन हेड की डायरेक्शन, अभी तो उसने क्लियर कट हमें लिख दिया ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी पड़े होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। पहले तो इस बात को समझते हैं, फिर अगली लाइन के ऊपर आते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। बेटा से, लेट्स से मेरे पास वेक्टर ए एंड बी पड़े हुए हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। देखें किस तरह से होता है ये भला, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मेरे दोनों वेक्टर्स इसी प्लेन के अंदर लाई करते हैं। लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि देर के लिए, कुछ देर के लिए, कि ये है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। तो वो किस जगह पे पड़े हुए हैं, एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए हैं। उनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा। अब मैंने बताना क्या है बेटा, मैंने ये बताना है कि जब इनका रिजल्टेंट लूंगा ए क्रॉस बी, तो उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। उसने ये कहा वो डायरेक्शन होगा जिस प्लेन के अंदर एक्स, ये ए और बी पड़े हुए हैं, उसके परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या चीज होती है भला, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे पता है एक और एक्सिस भी मौजूद है, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, जेड एक्सिस का नाम देता हूँ। इस चीज का मतलब इस ए और बी का रिजल्टेंट किधर लाई करेगा, किधर लाई करेगा, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा, किधर आएगा। अब अगर वो कहता ए और बी लाई करते हैं किसी और प्लेन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो लाई करते हैं एक्स जी प्लेन के अंदर, तो एक्स और जी के परपेंडिकुलर कोई चीज पड़ी हुई है, यस पड़ी हुई है, वाई। तो इनका जो ए क्रॉस बी आता वो किधर लाई करता, अलोंग वाई एक्सिस। और अगर मुझे वो कह देता ए एंड बी वो लाई करते हैं वाई जी प्लेन में, तो इनका रिजल्टेंट किधर लाई करेगा। अब मैं वाई और जी को देखूंगा, मेरे वेक्टर्स इधर पड़े हुए हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो इन वाई और जी के परपेंडिकुलर है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए क्रॉस बी किधर लाई करता, अलोंग एक्स एक्सिस। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, जब भी वेक्टर्स लाई करेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो लॉन्ग जी एक्सिस होगा। जब वो वेक्टर्स लाई करेंगे एक्स जी प्लेन के अंदर, मतलब इधर कहीं पड़े हुए होंगे, तो फिर उनका रिजल्टेंट लाई करेगा अलोंग वाई एक्सिस। और अगर वो वाई जी प्लेन में पड़े होंगे, इधर पड़े होंगे इस प्लेन के अंदर, तो फिर उनका रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ये आपने 3 बातें याद रखनी है। इस पहली लाइन जो बुक ने लिखी इसका मतलब, अब इस लाइन को हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। वो कहता है यूनिट वेक्टर है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है कंटेनिंग ए और बी। ए और बी जिस भी प्लेन में पड़े होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वो थर्ड एक्सिस बन जाएगा। एक्स वाई और जी है तो वो थर्ड एक्सिस जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको जज करेंगे। अगली बात क्या करता है, वो कहता है इसकी डायरेक्शन, एक तो डायरेक्ट मुझे पता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमारे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से वो अलग से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता ये है कि व्हाट इज राइट हैंड रूल, या डिस्क्राइब करें राइट हैंड रूल को। ये शॉर्ट क्वेश्चन नोट भी कर लें, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन राइट हैंड रूल। डिस्क्राइब राइट हैंड
वो कहते हैं अगर मैं इसकी डायरेक्शन डिटरमिन करना चाहता हूँ ना, इनके रिजल्टेंट की या एन हैट की, उसके लिए मैंने क्या यूज करना है, राइट हैंड रूल। मतलब एन हैट कह लें। अब जहाँ कहीं भी मैं एन हैट कहूंगा, इस चीज का मतलब है मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी की। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने राइट हैंड रूल यूज करना है। अब ये राइट हैंड रूल यूज कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपने प्लेन डिफाइन करना है जिसमें वेक्टर ए और बी लाई करते हैं, और उन दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर, टेल्स को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि उनको कॉमन ओरिजिन के ऊपर लेके, वो कहते हैं फॉर दैट पर्पस place together the tails of vector a and b to define the plane of vector a and b। ए और बी का प्लेन डिफाइन करना है, तो वेक्टर ए और बी कहीं भी पड़े हुए हैं उनको आपस में करीब लेके आए इस तरह से कि उनकी टेल्स ज्वाइन कर। जब टेल्स ज्वाइन हो जाएंगी तो मुझे उनके दरमियान एंगल मिल जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन देयर टेल्स। अब द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो रिजल्टेंट आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ होगा। इस मकसद के लिए हमने करना क्या, इस मकसद के लिए हम ये करेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स पड़े हैं और वो पड़े हुए हैं एक्स वाई प्लेन में। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखें, दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। अब आपने करना क्या बेटा, आप फाइंड क्या करना चाहते हो, आप फाइंड करना चाहते हो ए क्रॉस बी। इसका टेक्निक देखिएगा जरा क्या होता है। बेटा ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और ये आपका सेकंड वेक्टर है। अब आपने अपने राइट हैंड को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पे आप अपना कौन सा हैंड प्लेस कर रहे हो, इसी डायरेक्शन के अंदर, राइट हैंड। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आपने जिस डायरेक्शन में भी पढ़ा होगा, इसी वेक्टर के ऊपर अपने अपना राइट हैंड रख लेना है। अब मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन एक हो गई कि मैं राइट हैंड किस तरह से रखूंगा, क्योंकि दो तरीके बनते हैं। एक तरीका राइट हैंड को रखने का ये बनता है कि उससे जो मेरा थंब होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, और दूसरा तरीका रखने का ये है कि मेरा थंब अपवर्ड रहे। थंब क्या रहे, अपवर्ड रहे। दो टेक्निक्स हैं। एक, मैं जब इसकी तरफ हाथ रखता हूँ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को प्लेस करता हूँ, तो राइट हैंड प्लेस करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक, मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और दूसरी तरफ अगर उस अपनी डायरेक्शन उल्टा कर दो तो थंब क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्वेश्चन इज दैट कि मैंने प्लेस कैसे करना है, थंब को डाउनवर्ड रखूं या थंब को अपवर्ड रखूं, इनमें से एक डायरेक्शन ठीक है। उसका तरीका कर क्या होता है बेटा, आप अपने राइट हैंड को इस तरह से प्लेस करोगे कि जब आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स अदर वेक्टर, मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लेस करना है राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट when you curl fingers of right hand, they make shortest angle with second vector। आप अपने राइट हैंड को बेटा इस तरह से कर्ल करोगे कि जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो दूसरे वेक्टर की तरफ, तो वो शॉर्टेस्ट एंगल बने। आप देखिएगा जरा, मैं अपने राइट हैंड को अगर अपने थंब को डाउनवर्ड रखता तो बी की तरफ जाने के लिए मुझे यहां से लेके यहां तक एंगल कवर करना पड़ता, ये बनता मेरा थीटा वन। कब, जब मेरा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी थी, वो ये थी
कि मेरा थंब अपवर्ड रहता तो फिर मुझे ए से बी की तरफ जाने के लिए सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। ये था मेरा थीटा 2। हमने क्या कहा, वो कितना बनाए, शॉर्टेस्ट एंगल बनाए। तो इस चीज का मतलब ये वाला एंगल अगर शॉर्ट है एज कम्पेयर टू थीटा 1, तो मेरे पास थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, जो करेक्ट डायरेक्शन है। अब जरा बुक के ऊपर पढ़े, बुक भी इसी लाइन को एक्सप्लेन कैसे करती है। वो कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो हमें बात क्लियर थी पहले ही। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स। हमारे पास कितने एंगल्स बने थे, ए से बी की तरफ जाने के लिए एक एंगल ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहा था, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ वाला एक एंगल ये बन रहा था, और दूसरा ए से बी तक जाने के लिए एक एंगल ये बन रहा था। हमने कहा रोटेट करना है फर्स्ट वेक्टर को, अपने राइट हैंड को टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, इस तरह से कि वो स्मॉलर एंगल बनाए। दो पॉसिबल एंगल में से स्मॉलर एंगल बन गया ये वाला, तो मेरी करेक्ट डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब देखें, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको ये मिल गया लॉन्ग जी एक्सिस। क्लियर होगी बात। तो एंड curl the fingers of the right hand in the direction of rotation, keeping the thumb erect, अपने अंगूठे को सीधा रखना है। The direction of product vector will be along erected thumb, आपके सीधे अंगूठे की तरफ होगी। अगर तो ये ए और बी एक्स वाई प्लेन में पड़े थे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन ये शो करती है कि लॉन्ग जी एक्सिस होगा। और अगर ये किसी और में थे, वाई जी में थे, तो ये एक्स बन जाता। हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। ये आपके पास पहली चीज है, राइट हैंड रूल, जो आपने कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक कर, ठीक है। बेटा राइट हैंड रूल में कोई क्लियर मसला तो नहीं है। अब जरा इससे उल्ट चलते हैं, दोनों चीजों को मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये था वेक्टर ए एंड दिस वाज वेक्टर बी। शॉर्टेस्ट एंगल ये बनता था, और मेरे पास रिजल्टेंट, चूंकि एरो अपवर्ड आ रहा था ना, आउटवर्ड आ रहा था, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बन गया इस केस के लिए। जरा ऑपोजिट केस पे आता हूँ मैं। वेक्टर ए ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये है वेक्टर बी। सेम वही सिनेरियो, कुछ मैंने चेंज नहीं किया। बट इन दिस केस यहाँ पे तो मैंने फाइंड करना था ना ए क्रॉस बी। इसका आंसर आ रहा था ए बी साइन थीटा एन हैट, और ए बी साइन थीटा। एन हैट का डायरेक्शन आया था आउटवर्ड या अपवर्ड, कुछ भी लिख लें, आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहता हूँ, तो बेटा मेरा पहला वेक्टर कौन सा है, ये है फर्स्ट वेक्टर। तो मैंने क्या करना है, अपना राइट हैंड अब प्लेस करना है बी के ऊपर, इस तरह से कि एक दफा थंब अपवर्ड आ रहा है और दूसरी तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। अच्छा, अगर थंब अपवर्ड आता है तो बी तक आने के लिए ये एंगल कवर करना पड़ता है, ए तक, बी से ए तक, क्योंकि पहला वेक्टर बी है, तो बी को रोटेट करना है। और अगर थंब मेरा डाउनवर्ड आता है, तो फिर बी से ए तक आने में ये एंगल कवर करना पड़ता है। इस चीज का मतलब मेरा एक्चुअल एंगल ये है। जब थंब किस तरफ है, डाउनवर्ड है, तो बी क्रॉस ए का आंसर क्या आएगा, वो आएगा यही ए बी साइन थीटा। बट एन हेड का डायरेक्शन इस केस में क्या आ गया, इधर आ गया डाउनवर्ड। ये आपके पास बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बन गया। इधर हम लिखेंगे डाउनवर्ड। सीखा हमने यहाँ से ये कि ए क्रॉस बी का आंसर इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। क्यों नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी के लिए डायरेक्शन बन जाता था अपवर्ड, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। इस चीज का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जबकि डॉट में हमने देखा था हम किसी भी ऑर्डर में लें, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इसको या तो ये लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल्स बी क्रॉस ए, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, साथ में नेगेटिव लगा लें। अगली चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है बेटा, वो ये याद रखनी है। अब मैं ए क्रॉस बी को लिखने जा रहा हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी
साइन थीटा, मैं जानबूझ के इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। ये वाला हिस्सा क्या था, मैग्नीट्यूड, और ये बता रहा था डायरेक्शन को। तो जरा मैं आपसे अगर एमसीक्यू पूछूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? या इसको मैं पूछता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज, ऑप्शन नंबर ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा एन हैट, ए बी कॉस थीटा एन हैट, ए बी साइन। बट आपको क्या लगता है इसका आंसर दोनों एमसीक्यूज का क्या होना चाहिए? अब उसने पूछा सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो जब वो ये वर्ड यूज कर लेगा ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, या ये सिंबल लगा लेगा मैग्नीट्यूड के, तो उसका आंसर हमेशा क्या आया करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ पूछता ए क्रॉस बी इक्वल्स, तो अब इसका आंसर क्या बनता, अब इसका आंसर ये वाला बन जाता। तो ये डिफरेंस आपने वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर लाजमी याद रखना है, कि यहाँ पे वो समटाइम्स ट्रैप करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा आपसे, और बच्चा जल्दबाजी के अंदर, जो कि वेक्टर उसको पता होता है कि इसका आंसर वेक्टर है, साथ में डायरेक्शन वाला सिंबल भी यूज कर लेता है, जो कि गलत होगा। तो वो ये दो तरह के एमसीक्यूज हैं, एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, या इस तरह से एक क्रॉस बी। बुक पे वापस चलते हैं। अब उसने इसी चीज को प्रूव किया हुआ है, ये यहाँ पे ये देखिएगा जरा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जो मैंने आपको बता दिया। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा था, और बी क्रॉस ए का डाउनवर्ड आ रहा था, दोनों ऑपोजिट है। तो इस चीज का वो प्रूफ पूछेगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आपने वेक्टोरियली फिगर से बता, ये हाथ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक ये फिगर बनाओगे और एक ये वाली फिगर बनाओगे, और आप डायरेक्ट बता दो कि फिगर से शो करती हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आती हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। दैट इज वाई ए क्रॉस बी इक्वल्स माइनस बी क्रॉस ए। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इंशाल्लाह ताला कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे।